नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अपना एमपी देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश की खबरों पर विस्तार पूर्वक नजर डालेंगे। उससे पहले एक बड़ी खबर रायपुर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां पर रायपुर से बड़ी खबर यह कि महादेव ऐप के मामले में ईडी ने कोर्ट में चालान पेश किया है, जिसमें 8,887 पन्नों का यह चालान पेश किया गया। सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल के नाम इसमें शामिल हैं। चार्जशीट में शामिल कुल 14 आरोपी, जिसमें चार्जशीट में शामिल नामों में सौरभ का सर्वप्रमुख नाम है और सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल इसमें मुख्य आरोपियों में हैं, जबकि इनके अलावा 12 और आरोपी इसमें शामिल किए गए हैं। जांच में 6,000 करोड़ के घोटाले का आरोप अब तक है। 41 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की सीज मामले में अब अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। महादेव बुक ऐप से जुड़े मामले में एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर महादेव ऐप के मामले में ईडी ने कोर्ट में चालान पेश किया। युगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। युगल, क्या डिटेल मिल पा रही है, क्या कार्रवाई चल रही है? ये देखिए, महादेव सट्टा ऐप को लेकर के 8,000 और 887 पन्ने का लगभग जो चालान है वो पेश किया गया है और सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल समेत 14 आरोपियों को के खिलाफ चार्जशीट में नाम शामिल किया गया है। और इस जांच में 6,000 करोड़ की जो घोटाले की बात है वो ईडी ने कही है। और प्रमुख बात यही है कि 41 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उसे ईडी ने सीज किया है। और ये साबित करना होगा कि आखिर किस तरह पूरे जो महादेव सट्टा ऐप को लेकर के पूरे देश में संचालित किया जा रहा था। और इनके जो प्रमुख सरगना है उन समेत जो सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल सहित 14 को आरोपी बनाया गया है। अब आम बात यही है कि ईडी ने जब ईडी ने चालान पेश किया है तो इन जो सबूतों के आधार पर देखना होगा कि आखिर आरोपियों को किस तरह से सजा हो सकती है। हालांकि जो प्रमुख जो आरोपी है उनके लिए लुकआउट नोटिस भी पुलिस ने जारी किया है और वो अभी फरार चल रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया युगल आपका इस जानकारी के लिए। और चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आज भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी हो सकती है। एमपी में 92 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, जबकि गुना और विदिशा की दो सीट्स हैं उसे अभी होल्ड पर रखा जा सकता है। नई लिस्ट में कई मंत्रियों और विधायकों के टिकट कटने की भी जानकारी मिल रही है। दरअसल न्यूज 18 के पास संभावित उम्मीदवारों की सूची मौजूद है और भारतीय जनता पार्टी अपनी 5वीं सूची, जिसमें 92 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा सकते हैं और ये किसी भी वक्त लिस्ट जारी हो सकती है। इस लिस्ट पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में जो अब 5वीं सूची जारी करेगी, इस 5वीं सूची में 92 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, ऐसी जानकारी मिले। चूंकि गुना और विदिशा ये 2 ऐसी सीट्स हैं जिस पर कि अभी होल्ड की सिचुएशन है, होल्ड की स्थिति बनी हुई है, जिसे अभी एक और मीटिंग के बाद हो सकता है कि स्पष्ट किया जाए। क्योंकि विदिशा और गुना ये 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों को लेकर बहुत स्पष्ट नहीं है, जबकि 92 सीटों पर जिसमें कि उम्मीदवार घोषित किए जाने हैं जो किसी भी वक्त जारी हो सकती है। इस लिस्ट में कई विधायकों, कई मंत्रियों के टिकट कटने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। ऐसे में न्यूज 18 पर संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट आपको हम दिखा रहे हैं। चुनाव से जुड़ी अभी तक की बड़ी खबर और अब तक की सबसे बड़ी खबरों में एक, जहां आज भारतीय जनता पार्टी अपने 92 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर सकती है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 4 सूची जारी की और इस अब तक की 4 सूची में भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाया है, सभी को चौंकाया है, लोगों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को और अपने विपक्षी दलों को भी भारतीय जनता पार्टी ने चौंका दिया था। जब पहली लिस्ट आई, उसके बाद दूसरी लिस्ट आई, उसके बाद तीसरी लिस्ट में एक नाम, उसके बाद चौथी लिस्ट और अब 5वीं सूची आने वाली है। और इसमें भी हालांकि चौंकाने वाले तथ्य तो अब तक सामने आ ही रहे हैं। संभावित उम्मीदवार जो हम आपको बता रहे हैं उसमें कई मंत्रियों, कई विधायकों के टिकट यहां पर कटे हुए नजर आ रहे हैं और नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है।
और इसके अलावा जो 2 सीटें विदिशा और गुना, ये 2 महत्वपूर्ण सीटें जिस पर कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने विराम लिया हुआ है। इस पर अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कौन प्रत्याशी होंगे। और भारतीय जनता पार्टी में संभावनाएं जो अब तक नजर आ रही हैं वो ये कि इन 2 सीटों के लिए एक बार फिर से सभी जो बड़े चेहरे हैं सीईसी की एक बैठक होगी, संभवतः उसके बाद चर्चा के बाद नाम तय होगा और तब कहीं जाकर छठी सूची में हो सकता है इसका नाम घोषित किया जाए। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर लगातार डिटेल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं और यहां जो भारतीय जनता पार्टी के 92 प्रत्याशियों की सूची तैयार है उस पर किसी भी वक्त ऐलान किया जा सकता है। लगातार इस पर भी हमारी नजर रहेगी और न्यूज़ 18 के पास संभावित जो लिस्ट है उसमें जाहिर है कई मंत्रियों और कई विधायकों का टिकट कट सकता है। और अनुराग हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अनुराग, अभी 92 उम्मीदवारों की सूची घोषित की जानी है लेकिन 2 सीटों पर संशय बरकरार है, लेकिन यह सूची क्या आज ही जारी होगी? लिस्ट फाइनल हो चुकी है? अभी का ताजा अपडेट क्या कह रहा है? बिल्कुल, देखिए कल बीजेपी के सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई थी और उसमें 92 सीटों पर जो नाम तैयार किए गए थे, पैनल तैयार हुआ था, उसमें हरी झंडी देने का काम हो गया। हालांकि कुछ 1-2 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां पर सहमति बनाए जाने की जरूरत है और उसी को लेकर कहीं पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि ग्वालियर चंबल इलाके की 1 से 2 सीटों को लेकर पेच फंसा है। इसी तरीके से विदिशा और खासतौर पर गुना विधानसभा सीट को लेकर भी बीजेपी के अंदर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। तो इन नामों को पर सहमति बनते ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। लेकिन कल जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई है उसमें 92 सीटों पर लगभग उम्मीदवार तय कर लिए गए। 2 सीटों को होल्ड करने की बात कही गई थी, लेकिन जहां पर भी हालात जो विवाद के हालात बन सकते हैं उससे भी निपटने के लिए बीजेपी ने अभी से रणनीति बनाना शुरू कर दिया और समन्वय बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है कि जिस सीट पर 2 से 3 दावेदार हैं उनको अभी से मनाने का काम कर लिया जाए। तो कुल मिलाकर कोशिश इसी बात को लेकर है कि पूरे समन्वय के साथ चौतरफा रणनीति के तहत बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करे। और अनुराग, अगर संभावित सूची को देखें, जो लिस्ट न्यूज़ 18 के पास है संभावित उम्मीदवारों की, किस किस को मनाइएगा? कईयों के टिकट कटे यहाँ तो सिटिंग विधायक हों या मंत्री तक भी? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के सर्वे रिपोर्ट में जिन उम्मीदवारों के नाम जीत में निकलकर नहीं आ रहे थे, ऐसे चेहरों का पार्टी टिकट काटना चाहती है। उसमें गुना विधानसभा क्षेत्र का मामला है। इसके अलावा विदिशा और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मंत्री मौजूद हैं। कई सीटों पर बीजेपी बिल्कुल, हालांकि विदिशा और गुना में अभी फैसला किया जाना। अनुराग बाकी शैलेंद्र के पास चलेंगे ताजा अपडेट के लिए। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? कितना और इंतजार रहेगा? देखिए, बस बताया जा रहा है, हम लगातार यहाँ पर प्रदेश के जो नेता है उनसे बात कर रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि कुछ ही देर में हमने जो अभी पता किया तो बताया जा रहा है कि कुछ प्रत्याशी जो संभावित है उनसे बात की जाना बाकी थी, तो वो बातचीत का सिलसिला चल रहा है और जो नाराज हो सकते हैं, रूठ सकते हैं, उन नेताओं से बात की जा रही है ताकि कोई अभी से डैमेज कंट्रोल हो जाए, ताकि कहीं विरोध के सुर नहीं हो, गलत मैसेज ना जाए कि भाजपा में अनुशासन नहीं। तो पार्टी के शीर्ष नेता भी वो बंद कमरे में कवायद कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर फोन लगाकर बताया जा रहा है कि आपका टिकट को लेकर ये स्थिति। इसके अलावा सभी जो प्रत्याशी संभावित है उन्हें क्योंकि चुनाव में एक लंबी प्रक्रिया होती है तो नो ड्यूज के लिए कहा जा रहा है कि बिजली के बिल हो या उस तरह की कवायद के लिए भी एक तरह जल्दी मैसेज कर दिया जाता है ताकि कि वो अपनी कागजी खानापूर्ति पूरी कर लें। तो वो सारी कवायद भी, कोई आपराधिक रिकॉर्ड हो तो उसके बारे में भी पूछा गया है कि कोई ऐसी तो आप केस नहीं है जिससे प्रत्याशी घोषित होने के बाद दिक्कत आए। तो वो सारी प्रक्रिया अभी कुछ देर चल रही है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा विलंब हो, लेकिन अभी केंद्रीय मंत्री तोमर हो या प्रदेश वीडी शर्मा दोनों ही ये बात बहुत साफ कहकर गए कि जल्द ही आने वाली और हो सकता है कि अभी आ जाए। ये किसी भी क्षण आ सकती है। शैलेंद्र, ये सोचिए और आप भी रहिएगा हमारे साथ, अनुराग भी बने हुए। ग्वालियर चलेंगे जहां से सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील, विदिशा और गुना ये 2 सीटों पर पेच फंसा हुआ है और अभी हो सकता है कि सीईसी की एक और बैठक होगी तब कहीं जाकर यहां पर स्थिति स्पष्ट होगी।
बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं गुना और विदिशा सीट के बारे में जो बताया जा रहा है कि उन पर पेच फंसा हुआ है। निश्चित तौर पर कुछ दिक्कतें इन दोनों सीट पर है और यही वजह कि हो सकता है कि इन दोनों सीटों की वजह से जो फैसला है वो लेने में थोड़ी देरी हो रही है। लेकिन बाकी जो सीटें हैं उन पर प्रत्याशी तय हो चुके हैं। अगर ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो यहाँ ग्वालियर की 2 जो शहरी सीट है उनमें ग्वालियर पूर्व से माया सिंह का नाम बताया जा रहा है, ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाहा का नाम बताया जा रहा है। हालांकि सिंधिया के जो समर्थक मंत्री है उनके टिकटों पर ज़रूर तलवार लटकी हुई है, चाहे ओपीएस भदौरिया हो या सुरेश राठखेड़ा हो या फिर ब्रजेंद्र सिंह यादव हो। तो अब देखना यही होगा कि सूची घोषित होने के बाद क्या हालात बनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो 2-3 सीटों पर पेच फंसा हुआ है उन सीटों का हो सकता है कि उस वजह से सूची थोड़ी लेट हो रही है और प्रत्याशियों से जो घोषित होने के बाद बवाल की स्थितियां बन सकती है। ऐसे इलाकों में ऐसे नेता जो विरोध कर सकते हैं उनसे संभवतः प्रदेश का नेतृत्व और जो चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर वो भी खुद बात कर रहे हैं। इस तरह की जानकारियां भी सामने आ रही। तो निश्चित तौर पर अब ये थोड़ा विलंब जरूर है, लेकिन अब सूची बीजेपी की जो तय है वो किसी भी वक्त सामने आ सकती है। बिल्कुल, और इसका इंतजार लगातार हर किसी को है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों और जो उम्मीदवार जिन्हें उम्मीद है कि टिकट मिल सकता है वो, या फिर विपक्षी पार्टी, सभी इस वक्त इस इंतजार में हैं। अनुराग, चूंकि जिस तरह से जिक्र किया हमारे सहयोगी सुशील ने कि जो सिंधिया समर्थक हैं यानी महाराज के जो समर्थक हैं उनके टिकट कटे, हालांकि मीटिंग में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे होंगे तो उन्हीं की सहमति से फैसला लिया गया होगा। ऐसे में जब वे पार्टी में आए थे उस वक्त सिंधिया के साथ आए थे और अब वो बीजेपी के कार्यकर्ता या उम्मीदवार हो सकते थे लेकिन वो नहीं रहेंगे। डैमेज होगा, सिंधिया को भी थोड़ी मुश्किल हो सकती है, पार्टी को भी मुश्किलें आ सकती है। बिल्कुल, देखिए सिंधिया समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए सिंधिया खुद पैरवी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के सर्वे रिपोर्ट में कुछ नाम और कुछ चेहरे फिट नहीं बैठ पा रहे हैं और यही वजह है कि उस पर भी सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ सिंधिया समर्थक चेहरे नहीं बल्कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ने मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं, तो ऐसे में वहां पर भी क्या रणनीति बीजेपी की होगी इसको लेकर भी मंथन किया जा रहा है। रायसेन के भोजपुर विधानसभा सीट की हम बात करें तो वहां से सुरेंद्र पटवा बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन उनका नाम अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है क्योंकि कांग्रेस ने वहां पर राजकुमार पटेल को उतारा है और जातिगत यदि समीकरणों को देखें तो ऐसे में वहां पर कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। तो कहां पर जीत की संभावना बन सकती है, कहां पर चुनौती ज्यादा पार्टी को मिल रही है, इन तमाम बातों का भी आकलन किया जा रहा है। और साथ ही सिंधिया समर्थक वो चेहरे जिनके सर्वे रिपोर्ट पूरी तरीके से फिट नहीं आ रही है उनको किस तरीके से मनाया जाए, किस तरीके से सहमति सीटों को लेकर बनाई जाए, किसी नए चेहरे को उतारा जाए या फिर उस पुराने चेहरे को लेकर ही पार्टी उतरे, इन तमाम बातों को लेकर आखिरी दौर का मंथन चल रहा है और उम्मीद इसी बात को लेकर है कि इस पर भी जल्दी सहमति। उम्मीद की आपने बात की, ग्वालियर चलेंगे सुशील के पास। सुशील, चूंकि महाराज से बहुत उम्मीद रहती है उनके समर्थकों को और बड़े डेडिकेटेड, बड़े समर्पित कार्यकर्ता माने जाते हैं, जब वो कांग्रेस में थे उस वक्त से ही उनके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद परिस्थिति बदल रही है। ये तो कैडर बेस्ड पार्टी हो गई ना। बिल्कुल सही बात है। देखिए केडर बेस्ड पार्टी है, चाहे सिंधिया बीजेपी में आने के बाद, अगर समर्थकों की बात करें तो बीजेपी में आने के बाद सिंधिया सदैव ये बात कहते रहे हैं कि सारी बीजेपी एक है और उनका सिर्फ एक ही गुट है, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित तौर पर जिन मंत्रियों के टिकटों पर तलवार लटकी है, चाहे सुरेश राठखेड़ा हो, ओपीएस भदौरिया हो या ब्रजेंद्र सिंह यादव हो, इन सभी का सर्वे में परफॉर्मेंस ठीक ना होने के चलते ही तलवार इनके टिकटों पर लटकी हुई है। अन्यथा सिंधिया के समर्थकों की बात करें तो इमरती देवी को डबरा से टिकट मिल चुका है। इसके अलावा मोहन सिंह राठौड़ जो भीतरवार से वो टिकट सिंधिया के खाते में गया है। राघोगढ़ का टिकट अगर देखें तो जहां जयवर्धन के सामने बंटी को खड़ा किया बीजेपी ने, वो खुद सिंधिया के समर्थक है, सिंधिया ही उन्हें कांग्रेस से बीजेपी में लेकर आए थे। तो यहाँ कहीं से कहीं तक ये बात नहीं है कि सिंधिया के समर्थकों का टिकट काटे जा रहे हैं, सिर्फ उन लोगों के ही टिकट काटे जा रहे हैं जिनकी परफॉर्मेंस खराब है। चाहे सर्वे के आधार पर जो स्थिति बनी उस पर फैसला लिया जा रहा है। दिल्ली चलते हैं सुशील, हमारे सहयोगी अशरफ काजमी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, लग रहा है एक बार फिर से सीईसी की बैठक बुलानी पड़ेगी 2 सीटों के लिए। विदिशा और गुना पर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। दिल्ली से क्या इनपुट मिल रहा है?
देखिए, ये जो पेच दो सीटों पर फंसा हुआ है, गुना और विदिशा, इसमें सीईसी नहीं होगी। सिर्फ ये है कि ये राज्य के जो नेता हैं वो आपस में तय करेंगे और एक नाम को वो केंद्रीय नेताओं के पास भेज देंगे, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास भेज देंगे, गृह मंत्री के पास भेज देंगे और जो सीईसी से जुड़े बड़े नेता हैं उनके पास सहमति के लिए भेज देंगे। अगर कहीं किसी को दिक्कत नहीं होगी तो जो नाम राज्य की तरफ से भेजे जाएंगे उन्हीं नामों पर सहमति हो जाएगी। 2 सीटों के लिए सीईसी नहीं होगी, ये बहुत साफ है। और जो बात की जा रही, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इन 2 सीटों के लिए भी तकरीबन बैकअप प्लान तैयार है। उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं जो हैं केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से बता दी गई है कि पहले नंबर पे कौन उम्मीदवार है और दूसरे नंबर पे कौन है। तो सिर्फ ये सहमति बनाने की बात है, सहमति राज्य के नेताओं को बनानी है, उसके बाद वो अपनी सहमति बनाकर केंद्रीय नेताओं के पास भेज देंगे। और जैसे ही वो भेजते हैं तो उस पर तुरंत ही मोहर लगा दी जाएगी। हाँ, बस अगर कोई अड़चन, चाहे वो क्षेत्रीय की हो या जाति की हो, कोई इस तरह की नहीं रहती। एक रिव्यू के लिए जरूर रेफरेंस भेजा जाएगा दिल्ली और उसके बाद ये फैसला हो पाएगा। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ आपका, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। लेकिन सुशील, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पर आगे आपसे डिटेल देते रहेंगे और फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आगे और करेंगे अगली बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्वालियर जाने वाले हैं, जहां वो सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पीएम के आगमन को लेकर स्कूल को अच्छी तरह से सजाया गया है, उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं और समारोह की शुरुआत है वो स्पेशल स्क्रीनिंग फिल्म से होगी और प्रधानमंत्री के आगमन पर सिंधिया स्कूल में बैंड से उनका स्वागत किया जाएगा। सिंधिया स्कूल का बैंड उनका वेलकम करेगा और इस समारोह में सिंधिया स्कूल के भूतपूर्व छात्र, पार्श्व गायक नितिन मुकेश सहित मीत ब्रदर्स भी शामिल होंगे। और दरअसल प्रधानमंत्री एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी यहां करेंगे और इसके बाद यहीं से वो न्यू मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखेंगे और पीएम मोदी माधव अवार्ड 2023 भी प्रदान करेंगे। तो अच्छा खासा लंबा जो कार्यक्रम यहां पर चलने वाला है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां आएंगे तो इस पर जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और चूंकि आज का जो ये कार्यक्रम है काफी बड़ा और भव्य दिखाई दे रहा है, जो तैयारियां यहां पर अब तक की गई हैं इस पर ये जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम है वो भी हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। प्रधानमंत्री का यहां पर जो कि शाम 4:30 बजे एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे, 4:55 के आसपास हेलीकॉप्टर से सिंधिया स्कूल प्रेमिसेस में वो लैंड करेंगे और शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसमें जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम है वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4:30 बजे यहां पर पहुंचेंगे और एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे। शाम 4:55 पर वे हेलीकॉप्टर से सिंधिया स्कूल जाएंगे और शाम 5 से 6:30 बजे तक वे स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे और शाम 6:35 पर एयरफोर्स स्टेशन के लिए वे रवाना होंगे। एयरफोर्स स्टेशन से शाम 7 बजे वे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां भी यहां पर जोरदार की गई हैं। और लगातार हम आपको बता रहे हैं ग्वालियर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना और यहां पर आने से लेकर जाने तक का जो समय है लगभग 4:30 बजे से 7 बजे तक, ये पूरा जो टाइम शेड्यूल है वो हम आपको बता रहे हैं। मिनट टू मिनट प्रोग्राम किस तरह से रहेगा। 4:30 बजे तक प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे और 7 बजे यहां से रवाना हो जाएंगे। तो लगभग यहां 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर में मौजूद रहेंगे और ये सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए यहां पर आ रहे हैं। और अगर इसकी बात करें स्कूल की तो इसका इतिहास क्या कहता है। दरअसल 1897 में इसकी स्थापना हुई थी। ग्वालियर किले पर यह स्कूल बना हुआ, तमाम आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से इसे सुसज्जित किया गया है। टेस्ट के जरिए दाखिला मिलता है। 100 एकड़ में कम से कम ये जो क्षेत्र है वो फैला हुआ है और कैंपस में छात्रों के लिए 22 मैदान है। भारतीय छात्रों के लिए फीस यहां पर जो है वो 13,25,000 रुपए है और व्यक्तिगत खर्च इसमें अलग होते हैं, जबकि विदेशी छात्रों के लिए यहां पर अलग चार्जेस हैं। और सेना के जो अभिभावक हैं उनके बच्चों को यहां पर एडमिशन में कुछ छूट भी दी जाती है। और इसके बारे में बात करेंगे सुशील कौशिक, हमारे सहयोगी जो कि लगातार यहां पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। और
सुशील, अभी की बात करें तैयारियों की, तो क्या तैयारी कहाँ तक पहुंची है और कई बड़े भव्य कार्यक्रम होने हैं, एल्यूमिनीज आने वाले हैं आज? स्थापना दिवस है और इस मौके पर देश के पीएम नरेंद्र मोदी खुद यहाँ आ रहे हैं। पीएम मोदी का लगभग 1.5 घंटे का वक्त इस कार्यक्रम में रहेगा। यहाँ 5 बजे पीएम मोदी कार्यक्रम स्थल पहुँचेंगे और वहाँ से 6:30 बजे तक वो रहेंगे। इस दौरान वो यहाँ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही जो छात्रों की प्रदर्शनी है उनका अवलोकन करेंगे। इसके अलावा जो पुराने छात्र हैं, ओल्ड बॉयज़, उनके साथ भी वो रूबरू होंगे और उसके बाद एक फिल्म की स्क्रीनिंग पीएम के मौजूदगी में होगी। इसके बाद सिंधिया स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जिनमें अलग अलग कार्यक्रम रहेंगे। इस दौरान यहाँ सिंधिया स्कूल के पुराने जो छात्र रहे हैं, नितिन, मुकेश, अमित ब्रदर्स, इनकी प्रस्तुतियाँ भी होगी पीएम मोदी के सामने। तो निश्चित तौर पर पीएम मोदी के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन और सभी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ वो चुस्त दुरुस्त सतर्क है। 2500 से ज़्यादा पुलिस फोर्स लगा हुआ है। किले पर इस वक्त जो है लगभग प्रवेश दूसरे लोगों का पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जो भी अंदर प्रवेश कर रहा है उनको बारकोड के जरिए ही एंट्री दी जा रही है। सिक्योरिटी रीजन से यहाँ पर ये बदलाव भी किए गए हैं कि जो लोग यहाँ पर आएंगे, जो मेहमान आएंगे, वो हाई सिक्योरिटी बार से स्कैन करके ही एंटर कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया सुशील, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, नजर डालेंगे चुनावी खबरों पर इलेक्शन टॉप 10 में। पीएम मोदी आ जाएंगे ग्वालियर। सिंधिया स्कूल में 125वें स्थापना दिवस समारोह में करेंगे शिरकत। सीएम शिवराज के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहेंगी मौजूद। बीजेपी आज जारी कर सकती है एमपी में 5वीं लिस्ट। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद तय हुए नाम, 92 प्रत्याशियों के नाम का हो सकता है ऐलान। एमपी में शुरू हुआ चुनावी काउंटडाउन। आज से प्रत्याशी दाखिल करेंगे नामांकन। 30 अक्टूबर तक कर सकते हैं नामांकन। 2 नवंबर तक नाम ले सकते हैं वापस। कांग्रेस में नहीं थम रहा है विरोध। कांग्रेस नेता अजब सिंह ने थामा बसपा का दामन। सुमावली से बसपा के टिकट पर लड़ सकते हैं चुनाव। 23 कांग्रेसी पार्षदों ने भी दिया इस्तीफा। चुनाव से पहले 5 राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने दी मान्यता। नारायण त्रिपाठी की पार्टी अब लड़ेगी चुनाव। देवास में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने टिकट मिलने पर पार्टी को दिया धन्यवाद। कहा देवास में युवा चाहता है परिवर्तन। कांग्रेस ने निवाड़ी से अमित राय को उतारा मैदान में। कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने प्रत्याशी का किया विरोध। प्रत्याशी बदले जाने की मांग। रीवा की देव तालाब सीट पर होगा दिलचस्प मुकाबला। चाचा भतीजे होंगे आमने सामने। बीजेपी ने गिरीश गौतम बनाया प्रत्याशी तो कांग्रेस ने पद्मेश गौतम को दिया टिकट। बुरहानपुर में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह का दिखा नर्म रुख। 23 पार्षदों के पार्टी से इस्तीफे के बाद चेहरे पर दिखी चिंता। बोले विरोध नहीं कर रहा कोई, सभी एकजुट हैं। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का आग बुझाते हुए वीडियो वायरल। गरबा कार्यक्रम के दौरान बिल्डिंग में लगी थी आग। और खबरें आगे भी जारी रहेंगी। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। +B